Good morning, student. It is a geography book, Fundamentals of Physical Geography. And the chapter name is Interior of the Earth, chapter 3rd. Or already we had studies about the sources of information of Earth and also the two types of the force, exogenic and endogenic. Student, today's lecture related to earthquake. What is earthquake? Shaking of the earth. जब आपकी अर्थ जो है what is it? What is this? तो इस तरह की मूवमेंट आपने देखी होगी, तो उसे नाम दिया गया है earthquake. जब आपकी पृथ्वी, आपकी अर्थ जब हिलती है तो उससे earthquake कहा जाता है. अब कॉज क्या है? What is the cause behind the earthquake? Cause due to release of energy. जब अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और वो वेव्स के फॉर्म में जनरेट होती है और ऊपर की तरफ आपके सरफेस एरिया की तरफ आना शुरू करती है, तो उसे बोला जाता है earthquake. Now, why does the earth shake? अब ये तो है कि भूकंप आ रहे हैं, आपकी पृथ्वी, आपकी अर्थ, आप जिस एरिया में रह रहे हो शायद वो उसका एपिसेंटर हो सकता है. तो यहाँ पर बात आती है कि ये पृथ्वी, ये हर धरती मूव क्यों करती है, क्यों शेक करती है, क्यों हिलती है. तो इसके पीछे इन्होंने बताया है कि जब एनर्जी रिलीज होती है, जब आपकी अर्थ से एनर्जी रिलीज होती है, तो जो भी फॉल्ट है उन्हीं से वो एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करती है. देन व्हाट इज फॉल्ट? अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द crustal rocks. Rocks along a fault tend to move in opposite direction. As overlaying rocks start a process that the friction lock them together. आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपकी जो अर्थ है, आपको पता है कि पूरा जो हमारा अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की लेयर उसके ऊपर है. तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है पूरे अर्थ के ऊपर 15 to 20 टेक्टोनिक प्लेट्स में ये पूरा डिवाइडेड है. अब जब इनके अंदर ये फोल्ट जैसा बनता है, जिन्हें हमने यहाँ पे बोला है कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करती है, तब यहाँ पे जो है फ्रिक्शन बनता है. और ये फ्रिक्शन के चलते अगर ये स्लो होता है, ये फ्रिक्शन अगर स्लो होता है तो हमें इतना इसका फील या एहसास नहीं होता है. लेकिन ये फ्रिक्शन बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही तेज होता है, तो वो हमें शेक के रूप में महसूस होता है. तो अंडरस्टैंड कि आपकी जो है अर्थ क्यों हिलती है. और जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी भी रिलीज होती है. दिस कॉजेज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन. डिफरेंट डायरेक्शन में वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. अब यहाँ पे फॉल्ट हो गया. अब नेक्स्ट ये यहाँ पे मैंने पॉइंट्स हैं जो राइट डाउन किए हैं, जिनका मीनिंग हमें समझना जरूरी है. देन द सेकेंड वन इज द फोकस. तो फोकस क्या होता है? अब the point where the energy is released is called the focus of an earthquake. और इसे हाइपोसेंटर भी बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज अबाउट द एपिसेंटर. अब देखिए, जितनी भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है तो वो वेव्स के थ्रू जो है फॉल्ट से बाहर निकलती है. और फॉल्ट हमने बता दिया कि जो हमारा क्रस्ट होता है उसमें जो ब्रेकिंग जो होती है, क्रैक ले लीजिए या ब्रेक्स होते हैं, उन्हीं को फॉल्ट बोला जाता है. ओके, अब देखिए ये जो वेव्स है और ये सेंटर वाले, तो यहाँ पे हाइपोसेंटर से आपका सरफेस जो है, आपका जो लैंड है, आपका जो सरफेस है जहां पे आप रहते हो, वो सरफेस जो है सबसे कम डिस्टेंस जो रहता है सरफेस से आपका फोकस की तरफ, उसे बोला जाता है एपी
center. The energy waves traveling in different direction reach the surface. The point on the surface nearest to the focus. It means ये पॉइंट सरफेस के ऊपर लोकेट है और नियरेस्ट टू द फोकस, जो सबसे नजदीक होता है फोकस से, उसे बोला जाता है एपिसेंटर. It is the first one to experience the waves. It is a point directly above the focus. फोकस के एकदम ऊपर ये पॉइंट होता है. Next one is about the earthquake waves. हम इन वेव्स के बारे में जाने कि यहाँ पे जो वेव्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, मूव करने का मैनर क्या होता है, किस टाइप की वेव्स होती हैं. तो यहाँ पे जितने भी आपके नेचुरल जो अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जनरली आपके लिथोस्फीयर. तो ये लिथोस्फीयर क्या है, देखिए हमने इससे पहले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी जो अर्थ है 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स में डिवाइडेड है और उसका जो फर्स्ट लेयर है वो है क्रस्ट. क्रस्ट की जो अंदर की साइड, अगर सरफेस से हम उसके डीप जाते हैं, इनसाइड जाते हैं, तो 30 किलोमीटर का जो एरिया रहता है, यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट से बताते हैं कि उसमें 30 किलोमीटर तक की जो एरिया है वो क्रस्ट के अंदर आता है. लेकिन यहाँ माउंटेन के अंदर, आपका हिमालय की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है इंक्रीज, 70 किलोमीटर तक. और यही अगर आप ओशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ओशन की जो बेस, जो नीचे का जो बेड है, वहां से लेकर आपका अपर मेंटल तक की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर की है. और ओवरऑल हमने यहाँ पे कॉन्टिनेंट से उसको 30 किलोमीटर तक मेजर किया है. जैसे ही 30 किलोमीटर क्रॉस होता है आपका अपर मेंटल शुरू हो जाता है. तो अपर मेंटल और आपका क्रस्ट दोनों पार्ट को मिला दें तो 200 किलोमीटर तक का जो गहराई है फ्रॉम द सरफेस एरिया, उसे लिथोस्फीयर बोला गया है. ओके, तो लिथोस्फीयर क्लियर. Lithosphere refers to the portion of the depth up to 200 km from the surface of the earth. अब लिथोस्फीयर क्लियर. सिस्मोग्राफ के बारे में बताते हैं कि सिस्मोग्राफ होता क्या है. देखिए, वो इंस्ट्रूमेंट जो आपके अर्थक्वेक के समय जो भी वेव्स जो है जनरेट होती है, उन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है. उस रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोला गया है सिस्मोग्राफ. इट मीन्स सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करते हैं यहाँ पे. तो जितनी भी ये वेव्स जनरेट होती है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. देन व्हाट इज बॉडी वेव्स. देखिए, आपका जो अर्थ है उस अर्थ के अंदर ही ये एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर जो वेव्स मूव करती हैं उन्हीं को हम बॉडी वेव्स कहते हैं. इट मीन्स ये अर्थ के अंदर ही चलती रहती हैं. तो ये है बॉडी वेव्स. सो अर्थक्वेक waves are basically of 2 types, body waves and surface waves. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction traveling through the body of the earth. तो यहाँ पे ऐसी वेव्स को हमने क्या नाम दिया, बॉडी वेव्स. वैसे नेम से ही पता चल रहा है कि बॉडी वेव्स का मतलब है कि आपकी अर्थ से निकलने वाली वेव्स जो अर्थ में ही रहती है. अब ये बॉडी वेव्स जो है इंटरेक्ट करती हैं. द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक. आपकी ये जो सरफेस है, ठीक है, इस रॉक से जो है बॉडी वेव्स इंटरेक्ट करती है एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स. और यहाँ जब ये इससे टकराती है तो एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो नई तरह की वेव्स जनरेट होती हैं जिन्हें सरफेस वेव्स बोला जाता है. अब हम जो सरफेस
वेव्स जो आती है सरफेस की तरफ, जो वेव्स आती हैं, दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस. द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स चेंज एज द ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी. द डेंसर द मटेरियल, द हायर इज द वेलोसिटी. Their direction also changes as they reflect or refract when coming across material with different densities. अब ये जो वेव्स आ रही हैं और ये सरफेस की तरफ जब आती हैं तो ये डिफरेंट मटेरियल से पास होती हैं, और डिफरेंट मटेरियल से पास होती हैं तो कभी तो ये रिफ्लेक्ट होती है और कभी ये जो वेव्स है रिफ्रैक्ट होती हैं. रिफ्रैक्ट का मतलब और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि रिटर्न होना और आगे की ओर होना. ओके, तो अब ये जो बॉडी वेव्स है उनको भी हमने 2 कैटेगरीज में बताया है, पी वेव्स एंड एस वेव्स. सरफेस वेव्स को एल वेव्स भी बोला जाता है. क्यों इसे एल वेव्स बोला जाता है? इसका मतलब है लव वेव्स. इसको जो जियोलॉजिस्ट थे, लव नामक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, उसी के नाम पर इसे लव वेव्स भी बोला जाता है. देन बॉडी वेव्स 2 कैटेगरी में डिवाइड है आपके, पी वेव्स एंड एस वेव्स. पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी. अब पी वेव्स होती क्या है देखिए. पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स. साउंड वेव्स की जैसे ही होती हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कि साउंड क्रिएट करती है, यहाँ पे मतलब इनका जो मूवमेंट है वो साउंड वेव की जैसे ही होता है. यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे एक लाइन है. आप स्कूल में जब असेंबली वगैरह होती है तो आपने देखा होगा कि आप क्यू बना के आप असेंबली में खड़े होते हो. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट है क्लास स्कूल का, सॉरी नॉट अ स्कूल ऑफ योर क्लास, वो यहाँ पे आगे खड़ा है और उसके पीछे जो है स्टूडेंट लगे हुए हैं. अगर यहाँ पे पीछे से धक्का लगता है, ये बच्चा जो है पीछे से यहाँ पे आगे की ओर पुश करता है, तो यहाँ पे एक दूसरे से टकरा के ये क्या है, आगे के इस बच्चे के ऊपर फोर्स लगता है, या तो वो गिर जाता है. ठीक है, फिर ये बच्चा पीछे की ओर धक्का देता है तो इस बच्चे को यहाँ पे गिरने की चांसेस रहती है. तो ये जो जिस वे में ये वर्क हो रहा है, जिस तरीके से ये काम हो रहा है, वो पी वेव्स का वर्क है. पी वेव्स के अंदर जो वेव्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं. ओके, यहाँ पे सीधी मूव होती हैं और यहाँ पे देखिए मैंने एक्सटेंशन और आपका कंप्रेस होती रहती है. आगे पीछे की तरफ ये चलती रहती है. पी वेव्स की जो स्पीड है इन कंपेयर टू एस वेव्स 40% जो है इनकी स्पीड ज्यादा होती है. और इनको प्राइमरी वेव्स इसलिए बोला गया है क्योंकि क्या है कि ये पहले एस वेव्स के कंपैरिजन में ये आपके सरफेस में पहले आती है. प्राइमरी मतलब पहले, ये पहले आती है, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स भी बोला गया है. अब प्राइमरी वेव्स है, स्पीड इनकी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे नुकसान का मामला आ जाता है, डिस्ट्रक्शन का मामला आ जाता है, तो ये इतनी हानि नहीं पहुंचाती है. ओके, अब हमने बोला कि ये कैसे मूव करती है, तो ये जैसे आपकी साउंड वेव्स होती है ना, वैसे पी वेव्स मूव करती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एस वेव्स. अब एस का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सेकेंडरी जो है वेव्स. अब इनकी खास पी वेव्स की खास बात क्या है कि चाहे से गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कैसा भी मटेरियल हो, ये सब में ट्रेवल कर जाती है. एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग. जहां पे प्राइमरी बहुत पहले पहुंच जाती है सरफेस के पास, ठीक है, तो सेकेंडरी जो है वो थोड़ा टाइम लेती है. और हमने स्पीड में भी कंपेयर करके बताया था कि प्राइमरी की स्पीड 40% ज्यादा रहती है आपके सेकेंडरी वेव्स के कंपैरिजन में. एन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल. तो जहां पर पी वेव्स आपके गैस, लिक्विड, सॉलिड, ईच एंड एवरी मटेरियल से पास हो रही है,
तो एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ जो है सॉलिड मटेरियल से ही पास होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस वेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स, बिकॉज द साइंटिस्ट जो है इसकी हेल्प लेते हैं टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर ये सपोज दैट ये एस वेव्स है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही और यहीं आके रुक जा रही है, तो साइंटिस्ट इट मीन्स यहाँ पे पता लगाते हैं कि यहाँ पे कोई लिक्विड है या गैस है। तो पेट्रोलियम वगैरह इन सब की जो सर्च की जाती है उसमें एस वेव्स का सहारा लिया जाता है। इट मीन्स साइंटिस्ट जो है एस वेव का यूज करते हैं टू सर्च द पेट्रोलियम। नाउ अब रिफ्लेक्शन कॉज वेव्स टू रीबाउंड, यहाँ पे रीबाउंड पीछे की ओर लेके आते हैं और रिफ्लेक्शंस मेक वेव्स मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज द सरफेस वेव्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसे एल वेव्स भी बोला जाता है। और ये जो वेव्स है इनकी स्पीड जो है वो कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप बात करो कि नुकसान सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कौन करती है, तो ये है आपकी सरफेस वेव्स। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स and the collapse of the structures occurs। अब देखिए यहाँ पे ये सरफेस हम बताते हैं, जैसे ये वेव्स आ रही हैं, जब ये पी वेव्स इसके साथ सटती है तो सरफेस में हमें एक वेव, एक कंपन यहाँ पे होता है। तो उसके चलते क्या है कि इसके कांटेक्ट में जो भी आपका स्ट्रक्चर आता है, जैसे बिल्डिंग हो, आपका अदर कोई स्ट्रक्चर हो, तो वो क्या है कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। अब सेकेंडरी वेव्स क्या होती है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी वेव्स तो ये है आपकी जो फोल्ड के थ्रू निकलती है। अब सेकेंडरी वेव्स वो होती है जो इन लाइन से निकलकर, इन वेव से निकलकर 90 डिग्री एंगल में निकल जाती हैं और पहुंचती है। तो ये है आपकी सेकेंडरी वेव्स। अब नेक्स्ट वन इज प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो यहाँ पे प्रोपेगेशन की बात करें, किस मैनर में ये ट्रेवल करती हैं, तो हर एक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन अ डिफरेंट मैनर्स। अब कैसे, यहाँ पे हमने बताया था पी वेव्स के बारे में, आपको बताया कि पी वेव्स जो है वो आपके साथ यहाँ पे एक जैसी स्ट्रेट चलती हैं, जैसे आपकी साउंड विंड। अब एस वेव्स कैसे चलेंगी आपकी, यहाँ पे इन्होंने बताया कि लहर के जैसे, जैसे वाटर वेव्स होती हैं, आपकी लाइट वेव्स होती हैं, वैसे ये मूव करती हैं। अब जब ये मूव करती है तो क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ इसको ट्रॉफ बोला है और ऊपर जो बोला है उसको क्रेस्ट बोला है। ये जो आपकी कर्व जो बनाती है उनको, और मूवमेंट इनका ऐसे ही चलता रहता है, लहर के जैसे ये चलती हैं। और यहाँ पे हमने पी वेव्स कैसे बताया, पी वेव्स जो है ऐसे चलती है। As a result, it creates density differences in the material leading to stretching and squeezing of the material. Other three waves जो है हमारी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आपकी P waves, आपकी S waves, आपकी L waves क्लियर हो चुका है। और ये डिफरेंट मटेरियल से जब पास होती है तब इनकी जो स्पीड जो है, इनका जो डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। और सबसे ज्यादा हमने बताया था कि डैमेजिंग वेव्स कौन सी है, तो वो है आपकी सरफेस वेव्स। ओके, क्लियर दिस। तो यहाँ पे हमने जाना व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ, और कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी जनरेट्स वेव्स। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वेव्स जनरेट होती है, और ये जो वेव्स जो है वे फोल्ड के थ्रू जो है बाहर आती हैं। और फोल्ड क्या होता है, अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक।
जो भी अर्थक्वेक, जो नेचुरल अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, वो आपके क्रस्ट पार्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और ये सब हमें लिथोस्फीयर में देखने को मिलता है। इट मीन्स आपका जो क्रस्ट पार्ट है वो सबसे कमजोर, इस कड़ी में सबसे कमजोर जो है वो है क्रस्ट, और जिस पर हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स किया यहाँ पे, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स मीन्स अर्थ के अंदर ही मूव करने वाली वेव्स। सरफेस वेव्स, जब वेव्स आपके सरफेस से इंटरेक्ट होती हैं तो क्या है, वेव्स, न्यू तरह की वेव्स जनरेट होती है, और जिन्हें नाम दिया गया है सरफेस वेव्स। सबसे ज्यादा नुकसान यही वेव्स, पानी पी ले, पानी पी ले बेटा। When the body waves interact with the surface rocks and generate a new set of waves called surface waves, ये ही वेव्स जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पे पी वेव्स, एस वेव, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स के बारे में बताया है। पी वेव्स जो है उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले आपके सरफेस एरिया में ये पहुंचती है। एस वेव सेकेंडरी है, जो कि बाद में आती है, थोड़ा सा टाइम लेती है सरफेस तक आने में। एस वेव का यूज साइंटिस्ट इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर, जो है आपका अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको जानने में यूज करते हैं, लेते हैं। ओके, और ये कैसे ट्रेवल करती हैं, तो पी वेव्स जो है वो साउंड वेव्स के जैसे ट्रेवल करती हैं। एस वेव्स जो है आपके पानी में बनने वाली लहरें ले लीजिए, ओके, या फिर आप लाइट वेव्स ले लीजिए, उनके जैसे ये मूव करती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके यहाँ पे, एपिसेंटर इट मीन्स फोकस, और आपका जो लैंड है, फोकस और जो आपका सरफेस है उसके बीच में जो सबसे कम जो डिस्टेंस रहता है उसे हमने एपिसेंटर के नाम से बोला है। और यहाँ पे ये जो वेव्स है फॉल्ट है, और हमने बोला कि फॉल्ट क्यों बनता है, तो यहाँ पे जब टेक्टोनिक प्लेट्स में यहाँ पे टकराव होता है तब ये फॉल्ट देखने को मिलता है।